नमस्कार साथियों, लेटेस्ट क्रैक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काल विभाजन तथा नामकरण को केंद्र में रखकर बनाया गया है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि मैं काल विभाजन और नामकरण से संबंधित प्रश्नों पर वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा में आ चुके हैं या जिनके आने की सर्वाधिक संभावना है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, नेट और जीआरएफ में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर, शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का अंतिम समय क्या माना है? मतलब कि जो हमारा हिंदी साहित्य है उसके 1000 वर्षों के इतिहास को विद्वानों के द्वारा 4 कालखंडों में बांटा गया है, जैसे कि आदिकाल में, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो आदिकाल है उसकी अंतिम समय सीमा क्या है, यानी कि आदिकाल के बाद जो भक्ति काल शुरू होगा तो उससे पहले आदिकाल का जो अंतिम समय है वह क्या माना है, वह भी रामचंद्र शुक्ल द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1318 ईस्वी। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि कोई भी विक्रम संवत जो होता है उसमें से जब आप 57 वर्ष घटा देते हैं तो ईस्वी सन प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर आपको कोई डेट है वो संवत में, विक्रम संवत में मालूम है और आपको ईस्वी में नहीं मालूम है और प्रश्न में अगर आपको ईस्वी दे दिया जाता है तो आप उसमें से 57 वर्ष घटा सकते हैं और घटा के ईस्वी जो सन दिया होगा एग्जाम में उसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप बढ़ाकर विक्रम संवत भी बना सकते हैं और ईस्वी में भी आप उस डेट को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है 1318 ईस्वी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जो आदिकाल का जो अंतिम समय सीमा है वह क्या माना है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने माना है 1343 ईस्वी। इसी प्रकार मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का जो अंतिम समय है वह माना है 1387 ईस्वी और जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है 1400 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने वीर गाथा काल को किस नाम से पुकारा है? जो वीर गाथा काल है उसको किस नाम से पुकारा है? तो इसका उत्तर है आदिकाल। यानी कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल को वीर गाथा युग किस विद्वान ने कहा है? देखिए दोस्तों, इसमें वीर गाथा युग पूछा गया है, वीर गाथा काल नहीं पूछा गया है। यानी कि वीर गाथा युग जो है वह किस विद्वान ने माना है, किस विद्वान ने नामकरण किया है? तो इसका उत्तर है श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने इसको वीर गाथा युग कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। ठीक है दोस्तों, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट करते चलिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, आदिकाल को आधार काल किसने माना है? तो आधार काल माना है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने माना है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। इसी प्रकार से मैं आपको ये बता दूं कि जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं ये भाषा वैज्ञानिक हैं। कभी कभी प्रश्न होता है जैसे कि भाषा वैज्ञानिक कौन है, इनमें से भाषा वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं और इसके साथ ही सुनीति कुमार चटर्जी भी हैं, हरदेव बाहरी भी हैं और भोलानाथ तिवारी भी, ये सब भाषा वैज्ञानिक में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया है? जो प्रथम कालखंड है उसको राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या नाम दिया है? तो उन्होंने कहा है सिद्ध सामंत काल। जो प्रथम कालखंड है उसको सिद्ध सामंत काल कहा है। दूसरा प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को वीर युग, यहाँ पे युग होगा दोस्तों, योग नहीं होगा, युग होगा।
वीर युग किसने कहा है? यहाँ पर वीर युग पूछा गया है, तो वीर युग किसने कहा है? तो वह कहा है श्याम सुंदर दास ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का जो प्रथम कवि है वह किसे माना है? हिंदी का प्रथम कवि उनको सरहपा को माना है। उन्होंने, राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा जो है, कवि सरहपा को प्रथम हिंदी का कवि माना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कवि सरहपा का समय अनुमानतः क्या माना जाता है? जो कवि सरहपा हैं उनका जो समय है वह क्या माना जाता है? तो दोस्तों 8वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, 8वीं शताब्दी में सरहपा, कवि सरहपा थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमन राजे ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है? मतलब कि जो आदिकाल है उसको सुमन राजे ने क्या नाम दिया है? तो आधार काल दिया है। दोस्तों मेरा एक वीडियो है जिस पर मैंने सारे नामकरण के, मतलब किसने क्या नामकरण दिया है, वह मैंने वीडियो बनाया है। तो वो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट में उसको डाल देती हूँ, आपको उसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें से आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे, आप जो भी वीडियो देखना चाहें आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल किसने माना है? जो रीतिकाल है उसको कलाकाल किसने कहा है? तो ये कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। चलिए अगला प्रश्न, आदिकाल को गद्यकाल किसने कहा है? दोस्तों गद्यकाल, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को गद्यकाल कहा है। और दोस्तों जो मैंने अभी बताया आपको, सुमन राजे जो हैं उन्होंने आधार काल माना है, और मोहन अवस्थी ने भी आधार काल नामकरण दिया है आदिकाल का। चलिए रीतिकाल की जो सही सीमा है, समय सीमा, वह क्या है? तो रीतिकाल का सही जो समय सीमा है वो 1443 ईस्वी से 1843 ईस्वी है। चलिए अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? जो भक्ति काल है उसकी समय सीमा 1318 से 1643 ईस्वी है। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो जो हिंदी साहित्य इतिहास का जो सबसे पहला लेखक है वह है गारसा दत्त तासी। ठीक है दोस्तों, गारसा दत्त तासी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारी, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? जो बृहद इतिहास है जो हिंदी साहित्य का, उसको कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? तो वह है 18 खंडों में। चलिए, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इस ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ किसने लिखा है? तो 84 वैष्णव की वार्ता जो है वो गोकुलनाथ द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह किसे कहा है? तो बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह जो है वो मिश्र बंधु विनोद को कहा है, और जो मिश्र बंधु विनोद है वो मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया है। और आप सभी लोग जानते हैं मिश्र बंधु 3 भाई थे। उसमें पहले थे जो वो गणेश बिहारी थे, फिर श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी थे। ये तीनों जब भी कोई छंद लिखते थे या कुछ भी लिखते थे तो ये तीनों मिलकर ही लिखते थे, इसलिए इनको मिश्र बंधु कहा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? तो गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी, और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। चलिए अगला है, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर इंदुई एंदुस्तानी का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो वह हुआ था 1839 ईस्वी में।
अगला प्रश्न, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो वह हुआ था 1847 ईस्वी में। दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? इसमें संस्करण पूछा गया है, तो दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का जो पहला संस्करण है वह कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो वह हुआ था 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का जो दूसरा संस्करण है उसका भाग पूछा गया है कि वह कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो जो दूसरा संस्करण है वह 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन कब हुआ? जो मिश्र बंधु विनोद है उसका जो प्रथम 3 भाग जो प्रकाशित हुए थे तो कब हुए थे? तो वो हुए थे 1913 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ? तो वह हुआ 1888 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह किसने लिखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक है, 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में किस पद्धति का प्रयोग किया? तो किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो उन्होंने किया है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है वह किसने लिखा है? तो वह लिखा है रामकुमार वर्मा ने। चलिए अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा के ग्रंथ में कब से कब तक का समय लिया गया? मतलब कि कब से शुरू हुआ कब तक उन्होंने समय लिया? तो 693 से 1693 ईस्वी, या फिर संवत में देखा जाए तो 750 से 1750 संवत में भी बताया है आपको और ईस्वी में भी बताया है, आप दोनों को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य इतिहास लेखन में कौन सी पद्धति का अनुसरण किया? तो उन्होंने पारंपरिक पद्धति का अनुसरण किया। जैसे कि पारंपरिक, जैसे कबीर के बाद कौन आया, फिर उनकी परंपरा में कौन कौन कवि आए, ये सारे इस प्रकार से उन्होंने पारंपरिक जो पद्धति है उसका अनुसरण किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? ये लिखा है गणपति चंद्र गुप्त ने। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का जो प्रकाशन वर्ष है वह क्या है? तो 1965 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो वह हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका। ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? जो प्रारंभिक काल है उसको उन्होंने क्या नाम दिया है? तो वीर गाथा काल नाम दिया है। चलिए अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि काल का समय क्या मानते हैं? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने आदि काल का जो समय माना है तो वह संवत 1050 से 1375 ईस्वी माना है, संवत माना है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? तो उन्होंने चारण काल कहा है। चलिए अगला प्रश्न, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को बाल्यावस्था काल, यहाँ पे बाल्यावस्था काल किसने कहा है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने बाल्यावस्था कहा है आदिकाल को। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो सभी जानते हैं वीर गाथा काल जो कहा है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र जो थे बहुत ही वीर थे, उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। चलिए अगला प्रश्न,
राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। चलिए अगला प्रश्न, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? तो उन्होंने चारण काल और संधि काल कहा है। चारण काल भी कहा है और संधि काल भी कहा है। ऑप्शन के अनुसार आप इसका उत्तर टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है? तो उन्होंने शून्य काल कहा है, प्रारंभिक काल भी कहा है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल की जो समय सीमा है वह क्या बताई है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो संधि काल है उसकी समय सीमा 750 से 1000 संवत बताई है। चलिए अगला प्रश्न, आरंभिक काल को मिश्र बंधुओं ने कितने भागों में बांटा है? तो आरंभिक काल जो है उसको मिश्र बंधुओं ने 2 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है वह है पूर्व आरंभिक काल जो 700 से लेकर 1343 विक्रम संवत है, और दूसरा है उत्तर आरंभिक काल जो 1344 से लेकर 1444 विक्रम संवत है। चलिए आगे देखते हैं, गारसा दत्तासी ने किस पद्धति का अनुसरण किया है? तो उन्होंने वर्णानुक्रमी पद्धति का अनुसरण किया है। इसका मतलब है वर्ण के हिसाब से, जैसे का के बाद खा आता है फिर गा आता है, उस प्रकार से उन्होंने अनुसरण किया है पद्धति का, और फिर साहित्य लिखा था उन्होंने। चलिए अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस पद्धति का अनुसरण किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालानुक्रमी पद्धति का अनुसरण किया है। मतलब किस काल के बाद पहला काल फिर दूसरा काल, जिस प्रकार से काल आता गया उसी प्रकार से उन्होंने उसका साहित्य का सर्जन किया है। चलिए तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियो समय समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।